नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्र। और इस शो में टैक्स से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो इस शो में हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट्स हैं और टैक्स से जुड़े काफ़ी सारे हमारे दिमाग में सवाल होते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि इस शो के ज़रिए आपकी वो तमाम उलझनों को सुलझा सके। और अगर कुछ सवाल हैं आपके तो आप हमें भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के शो में हम चर्चा करेंगे टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या है ये टीडीएस? हम अक्सर इनकम टैक्स की जब बात करते हैं तो अक्सर ये वर्ड, ये टर्म हमेशा सुनते रहते हैं। काफ़ी जगह ये लागू होता है। तो टीडीएस क्या है, ये किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है? साथ ही साथ जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस समय टीडीएस से जुड़े नियमों का, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, टीडीएस का भुगतान नहीं करने पर उसका परिणाम क्या हो सकता है, इससे जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां आज आपको इस शो के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में एक हीट है, काफ़ी हीटअप मार्केट है वो, और काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी होगा कि प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे जुड़े किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही टीडीएस के क्या नियम कहते हैं ये भी समझना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, और इसमें आज हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं टैक्स एक्सपर्ट और सीए भी हैं सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि जो टीडीएस है ये होता क्या है, और टीडीएस और टीसीएस इसमें क्या अंतर है? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनको जानकारी नहीं होती ठीक तरीके से। तो इसके बारे में भी बताइए और हमें अंतर भी समझाइए टीडीएस और टीसीएस के बीच। देखिए पूजा, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि टीडीएस हर आदमी की जिंदगी को कहीं ना कहीं टच करता है, क्योंकि इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ पर टैक्स के नियम क्या है पूजा, कि जैसे वित्त वर्ष 21-22 जो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 को खत्म हुआ, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट इंडिविजुअल के केस में जहां टैक्स ऑडिट नहीं हो रहे हैं वो 31 जुलाई है। और 31 जुलाई में जब आप रिटर्न भरेंगे और आपका कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप उसको जमा करवाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। लेकिन सरकार ने सोचा कि इस तरह से तो हमको टैक्स 1 साल बाद मिलेगा, तो सरकार 2 कंसेप्ट लेके आई। एक तो एडवांस टैक्स का, जहां आपको ड्यूरिंग द ईयर टैक्स जमा करवाना होता है, और दूसरा टीडीएस का, क्योंकि खुद को टैक्स देने में बड़ा जोर पड़ता है तो सरकार ने जिम्मेवारी दूसरे को दे दी कि आप पहले ही टैक्स काट लीजिए। और इतना बड़ा दायरा कर दिया टैक्स का। आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काट लेता है, आपको बैंक से ब्याज आ रहा है तो बैंक आप पे टीडीएस काट लेता है 40,000 से ऊपर, आपको अगर प्रोफेशनल फीस आ रही है तो आपको टीडीएस काट लेता है, यानी जो इनकम दे रहा है उसको कहते हैं टीडीएस। एक कंसेप्ट और लिया है सरकार, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी अगर मान लीजिए आप तो देने वाले नहीं है पर आप तो इनकम ले रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स कलेक्ट करना है। जैसे अगर आप टूर ऑपरेटर को पैसा देते हैं विदेश यात्रा करने का, तो आपको टूर ऑपरेटर 5% टीसीएस दे लेता है। इसी प्रकार आपने विदेश में कोई रेमिटेंस किया तो उस पर भी टीसीएस कलेक्ट करता है बैंक। तो इस तरह के नियम आ गए हैं, और टीडीएस हर आदमी की जिंदगी को, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, 50 लाख ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपको टीडीएस काटना है। यानी आप इंडिविजुअल हैं, आप व्यापार नहीं कर रहे, फिर भी आपको टीडीएस काटना है। बड़े खतरनाक प्रोविजंस हैं और समझने वाले प्रोविजंस हैं, क्योंकि टीडीएस हर आदमी की जिंदगी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। बिल्कुल, और इस बात का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आपने भी जो रिमार्क इसमें दिया है कि बच नहीं सकते इससे। जहाँ भी व्यापार करेंगे वहाँ पे टीडीएस है, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ भी टीडीएस है। कुछ दिन पहले हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े भी एपिसोड कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने टीडीएस की बात की। तो बच तो नहीं सकते इससे, और अगर इससे बचने की कोशिश करेंगे या फिर इससे जुड़े नियम में आपने कहीं भूल भी कर दी तो फिर उसका परिणाम और वहाँ पर पेनल्टी भी आपको काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो ये जो टीडीएस के बारे में बताया आपने सुनील जी, क्या ये एडवांस टैक्स की तरह होता है? नहीं पूजा, ये एडवांस टैक्स की तरह तो नहीं होता, क्योंकि एडवांस टैक्स होता है जब आप खुद जमा करवाते हैं। मेरी जितनी इनकम है, मुझे लगता है कि अगले साल मेरी इनकम 50 लाख है, और उस पर जो भी मेरा टैक्स बनता है तो मैं 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करवाता हूँ। लेकिन टीडीएस क्या है कि मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे प्रोफेशनल फीस आई 2 लाख रुपए, तो जो मुझे फीस दे रहा है उसमें 10% टीडीएस काट लेगा। हाँ,
एक सरकार ने सहूलियत दी है कि आप उसको एज ए एडवांस टैक्स ट्रीट कर सकते हैं। अपना एडवांस टैक्स उतना कम जमा करवा दीजिए जितना आपको टीडीएस काट लिया गया। जैसे अगर आप सैलरी एम्प्लॉई हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको पूरा टैक्स काट लेता है, कैलकुलेशन करता है कि कितनी सैलरी मैंने दी है और कितना उस पर टैक्स बना, और वो आपको 31 मार्च से पहले ही पूरा टैक्स काट लेता है। सैलरी एम्प्लॉई को जब अपनी रिटर्न फाइल करता है तो कोई टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारा टैक्स तो एम्प्लॉयर ने काट लिया। हाँ, उसको एडवांस टैक्स की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, उतना एडवांस टैक्स आप कम जमा करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक का फ़र्क है जिसको कि आपको समझना होगा। एडवांस टैक्स अलग है, टीडीएस अलग है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है और तरीके भी आपको यहाँ पर बताए गए। अब आते हैं प्रॉपर्टी पर, क्योंकि जैसा कि हमने शो की शुरुआत में चर्चा भी कर रहे थे कि प्रॉपर्टी मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक रुझान देखने को मिल रहा है निवेशकों का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदना। तो ऐसे में जो दर्शक प्रॉपर्टी है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं, उनको टीडीएस से जुड़े किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए पूजा, एक मकान बनाना हर आदमी की जिंदगी का एक सपना होता है कि मेरा अपना मकान हो, अपना फ्लैट हो। तो अगर आप कोई भी मकान ले रहे हैं, कोई दुकान ले रहे हैं, कोई फ्लैट भी ले रहे हैं और उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, ध्यान रखना 50 लाख रुपए, और आजकल कोई भी फ्लैट मकान 50,000 से कम में मिलता नहीं है, तो बायर की जिम्मेवारी है। जरूरी नहीं कि आप व्यापार करते हो, आप आम आदमी हो सकते हैं, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आपको टीडीएस काटने की जिम्मेवारी सरकार ने आपके कंधों पर डाल दी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहे हैं, आपको 1% टीडीएस काटना है, और धारा है 194IA। उस धारा के अंतर्गत आपको टीडीएस काटना होता है। और आजकल जब आप रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार के पास जाते हैं पूजा, तो रजिस्ट्रार कहता है कि पहले मुझे टीडीएस का सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपने टीडीएस काटा है या नहीं काटा, और बकायदा रजिस्ट्री अमाउंट में उसको लिखा जाता है कि आपको 1% टीडीएस काट लिया गया है। तो 1% टीडीएस है, और जमा कब करवाना है? जब आप उस पेमेंट करेंगे प्रॉपर्टी की, उसके नेक्स्ट मंथ में 7 दिन के अंदर, आपको जब मंथ एंड हो रहा होगा तो 7 दिन में जमा करवाना है। पर जनरली प्रैक्टिकली होता क्या है, जब आप लास्ट पेमेंट करते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो भी, और जो फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तब भी, आप पहले टैक्स जमा करवाते हैं, रजिस्ट्रार के सामने पेश करते हैं, तभी आपकी सेल डीड होती है। ओके, तो 50 लाख से अगर ज़्यादा की प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट आप खरीद रहे हैं, जो कि अमूमन अभी फ़िलहाल रेट ही वही चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। सुनील जी, एक और यहाँ पर हम क्लैरिटी लेना चाहेंगे कि मान लीजिए बायर से चूक हो गई और वो नहीं कर पाया, तो क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर फिर वहीं पर वो अलर्ट हो सकता है? उसके बाद जो उसकी भूल चूक है वो वहाँ पर वो अपना करेक्ट कर सकता है। मान लीजिए नहीं हो पाया उससे, तो फिर क्या परिणाम उसको यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है? सेलर की भी क्या यहाँ पर कोई जिम्मेदारी, कोई रोल बनता है टीडीएस काटते समय? बिल्कुल नहीं पूजा। और अगर रजिस्ट्रार ने ध्यान नहीं दिया और उसने बिना टीडीएस के आपकी रजिस्ट्री करवा दी, आपने टीडीएस नहीं काटा, मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा, तो 2 लाख रुपए आपको टीडीएस काटना था, सेलर बायर को काटना है सेलर के अमाउंट में से, यानी 1,98,00,000 तो आप सेलर को दे देंगे और 2 लाख रुपए आप जमा करवा देंगे सरकार की ट्रेजरी में। अब आप भूल गए जमा करवाना, तो बड़े खतरनाक नियम सरकार ने दिए, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर सौंपी थी। अगर आप भूल गए तो टीडीएस का वो अमाउंट आपको अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा, पहली बात। उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, दूसरी बात आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। सेम अमाउंट की पेनल्टी लगा सकती है सरकार आपके ऊपर, 2 लाख के बदले 2 लाख की पेनल्टी लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, धारा 276C में आपको प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकती है सरकार कि आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा, आपको शोकॉज देगी और आपको पेनल्टी लगाएगी, प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर सकती है। इसलिए टीडीएस के प्रोविजंस को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए, और कोई कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिल्डर से इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं ना पूजा फ्लैट, तो लोग गलती करते हैं, इंस्टॉलमेंट दे देते हैं बिल्डर को, आपको हर इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस काटना होता है। अच्छा, हर इंस्टॉलमेंट पे टीडीएस काटना होता है? मतलब जैसे अगर 50 लाख का किया और इंस्टॉलमेंट वाइज उसको दे, तो हर इंस्टॉलमेंट में ये टीडीएस काटना पड़ेगा उनको?
बिल्कुल पूजा। देखिए जनरली क्या होता है, जब आप बिल्डर से मकान या बिल्डर से कोई फ्लैट परचेज जी। करते हैं तो वो 2-3 साल में आपको बना के देता है। तो आपसे वो इंस्टॉलमेंट में पैसे लेता है। पहले 10% लेगा, फिर राइट। 25% लेगा, फिर 40% लेगा। हम्म। तो आपको हर इंस्टॉलमेंट पे 1% टीडीएस काटना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, जनरली बिल्डर क्या करते हैं कि फ्लैट के अलावा आपसे पार्किंग चार्ज भी लेते हैं, आपसे क्लब के पैसे भी लेते हैं। तो लोग समझते हैं इस पे टीडीएस काटना है या नहीं हाँ। काटना। सरकार ने सर्कुलर दे के ये क्लेरिफाई कर दिया है अब कि जो भी टोटल अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो बिल्डर को, सब टीडीएस के परव्यू में आते हैं। ओके, ये काफ़ी कुछ अहम जानकारी देखिए हमें मिल रही है कि अगर बिल्डर से भी आप ले रहे हैं, और कभी-कभी हम ऐसा करते हैं कि रेडी टू मूव फ्लैट नहीं होता, इनकम्प्लीट फ्लैट होता है, हम इंस्टॉलमेंट में बिल्डर्स को पैसा दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी 1% टीडीएस काटना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आपसे यहाँ भूल हो रही है तो फिर सरकार आप पर 100% पेनल्टी आपसे ले सकती है। जितने भी टीडीएस का अमाउंट है 100% आपसे वसूल सकती है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, टीडीएस के नियमों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर सुनील जी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदी है तो फिर वहां पर टीडीएस के क्या नियम होते हैं? पूजा, लोग एक गलती और करते हैं, वो समझते हैं कि टीडीएस का रेट 1% है, लेकिन वो रेजिडेंट के लिए है। अगर नॉन रेजिडेंट से आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो धारा ही अच्छा। बदल जाती है। जो हम अभी तक बात करते हैं धारा 194 आईए की, वो धारा बदल जाती है, पूरा प्रोसीजर चेंज हो जाता है। मैं बताता हूं कैसे। अगर बेचने वाला नॉन रेजिडेंट है, इसलिए पहली बात तो जब हम्म। आप इसे फ्लैट परचेज कर रहे हैं, मकान परचेज कर रहे हैं, तो देखिए कि वो नॉन रेजिडेंट तो नहीं है, एनआरआई तो नहीं है। तो टैक्स का रेट 20% हो जाता है, 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का आपने मकान अच्छा। खरीदा, तो 23.92, क्योंकि 15% तो सरचार्ज और 4% सेस, 23.92 आपको काटना होगा। अब सवाल उठा कितने अमाउंट पे काटना होगा, तो पूरे अमाउंट पे काटना होगा। 2 करोड़ पर पूरा 46 लैक्स प्लस 4% आपको टैक्स काटना होगा। अब एक दिक्कत और आती है, आम आदमी जब मकान परचेज करता है और नॉन रेजिडेंट से परचेज करता है, तो अगर आप रेजिडेंट से ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, तो आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 26 क्यूबी फॉर्म भर देते हैं अपने पैन के आधार पर ही, हम जितने फ्लैट लेते हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट से ले रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपको जैसे व्यापारी की तरह, जैसे हम पैन नंबर लेते हैं ना, परमानेंट अकाउंट नंबर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, टैक्स के लिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता हाँ है हाँ। 10। तो आपको 10 नंबर लेना होता है, और 10 नंबर लेने के बाद आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। ओके। उसके बाद, क्योंकि आपने तो एक बार ही प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके बाद आप उस 10 को सरेंडर करना होता है। अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो कृपया ध्यान रखिए कि टैक्स का रेट 1% नहीं है, 20% प्लस सरचार्ज, जो भी एप्लीकेबल सरचार्ज है प्लस सेस है, और आपको 10 नंबर लेना है और उसकी रिटर्न फाइल करनी है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, 3 बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% टीडीएस नहीं करता एनआरआई के केस में, 20% से ज़्यादा का टैक्स लगता है, और टैन नंबर का भी यहाँ पर ज़रूरी होता है। और ये एग्जाम्पल हम काफ़ी देखते हैं, अमूमन हमने देखा है कि एनआरआईज हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पर डाली हुई है, उसके बाद वो बेचने के इच्छुक हैं, वो प्रॉपर्टी बिक भी जाती है, लेकिन उससे जुड़े जो टीडीएस के नियम होते हैं अक्सर उसको लेकर कन्फ्यूजन होती है और फिर इंसान यहाँ पर गलती भी कर बैठता है। तो एनआरआई से जुड़े टैक्स नियमों का यहाँ पर आप ध्यान रखिए। एक चीज़ जो इस डिस्कशन के दौरान मेरे मन में एक और सवाल उठा सुनील जी, अब मान लीजिए टीडीएस काट लिया आपने कहा कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आपको उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, तो ये प्रूफ कैसे दिखाएंगे? टीडीएस जो कटेगा उसका किस तरह का फॉर्म, उसका क्या कुछ फॉर्म होता है, कहाँ पर ये चीज़ दिखानी होती है, और एज ए प्रूफ के तौर पर क्या कुछ फॉर्म डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? देखिए पूजा, जैसे मैंने बताया कि आपको सेलर का पैसा काटना है, तो सेलर भी कहता है मुझे चालान दीजिए, तो आप पहले चालान से पैसा जमा करवाते हैं। फिर आपको एक 26 क्यू भी एक चालान है, उसके जरिए अच्छा। आपको एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म आपको पेश करना होता है, वो एक सर्टिफिकेट है कि इसका टैक्स इस पैन नंबर से काटकर इस पैन नंबर पर जमा हो चुका है। एक सवाल और लोग पूछते हैं कि 23% टैक्स है, अच्छा। बहुत ज्यादा अमाउंट है जी, 2 करोड़ रुपए में 46 लाख रुपए, तो क्या इसको कम कर सकते हैं? कोई तरीका है कम करने का? तो एक तरीका सरकार ने धारा 197 में दिया, 195 के अंदर ही दिया है, और कहा है कि अगर आपका टैक्स एनआरआई के केस में 1% वाला जो फार्मूला उसमें तो आप नहीं कर सकते कम, लेकिन जब एनआरआई के केस में 30-23% टैक्स कट रहा है, वहां पर आप असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर
फॉर्म 13 फाइल कर दीजिए और एक्चुअल टैक्स की कैलकुलेशन उसको दिखा दीजिए, तो आपको लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट दे देता है कि आप 1% काट लीजिए, 2 काट लीजिए, 3 काट लीजिए। तो पहले नील का मिलता था, लेकिन जनरली वो 3% पे आपको सेटल कर देते हैं अगर टैक्स की लायबिलिटी कम आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ नियम अब तरीके आपको बताए कि किस तरीके से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, क्या सैलरीड एम्प्लॉय भी टीडीएस के दायरे में आते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है कि यदि आप मकान या फ्लैट का किराया दे रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर टीडीएस काटना पड़ता है। इसके जुड़े क्या नियम हैं? बड़े अजीब से नियम है और ये सरकार लेकर आई थी, और जनरली उस एम्प्लॉयज के लिए है। जनरली एम्प्लॉय सोचते हैं कि हम बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम है हमारा, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हैं और 50,000 रुपए से महीना से ज्यादा आप किराया दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, जनरली जो लोग एचआरए क्लेम करते हैं पूजा इंडस्ट्री में, तो उनका किराया बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े बंगले, बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, और मुंबई में फ्लैट्स किराए बहुत ज्यादा है, गुड़गांव में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 50,000 रुपए ज्यादा किराया दे रहे हैं पूजा, तो धारा है जी जी। 194 IB। पहले मैंने बताया था 194 IA, अब ये IB धारा है। और इसमें ये कहा गया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा पे करने वाला, चाहे वो एम्प्लॉई क्यों ना हो, कोई भी आदमी हो, वो एम्प्लॉई भी हो सकता है और दूसरा व्यापारी भी हो सकता है, तो आपको टीडीएस काटना है। और टीडीएस कितना काटना है? 5%, 5% टीडीएस काटना है। अच्छा। सवाल उठा, हर महीने काटना है क्या? हर महीने नहीं काटना, आपको साल के एंड में वो जमा करवाना होगा पूरे 12 महीने का। और अगर आपने बीच में मकान छोड़ दिया, मान लीजिए आपने दिसंबर में छोड़ दिया, तो 9 महीने का आपको टीडीएस जमा करवा दीजिए। अदरवाइज फिर वही बात है, आप नहीं करवाएंगे तो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ओके, तो ये देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप रेंट भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा उसका रेंट है, जो कि अमूमन हम मुंबई जैसे शहरों में देखते हैं कि इतना रेंट वहाँ पर होता है, तो तब भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और नियम भी आपको बताए कि जितने भी टाइम आप रह रहे हैं उस महीने का टीडीएस काटे और एंड में आप उसको जमा करा सकते हैं। क्या सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर भी टीडीएस लगता है सुनील जी? ये हमेशा से एक ऐसा पॉइंट रहा है पूजा, जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, बैंक आपका टीडीएस काटता है अगर आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है, टाइम डिपॉजिट करवा रखा है, तो आपका टीडीएस काटता है। पहले कभी जमाने में वो लिमिट 10,000 रुपए हुआ करती थी, तो फिर हमने अच्छा। सरकार से प्रार्थना की कि देखिए महिलाएं बहुत एफडी करवाती हैं सेविंग्स के लिए, या सीनियर सिटीजन करवाते हैं, तो वो लिमिट बढ़ा के हाँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 से 40,000 कर दी थी। लेकिन सेविंग अकाउंट पे कोई टीडीएस नहीं करता है। आपके सेविंग अकाउंट पे 4% ब्याज मिलता है आपको, और मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए ब्याज भी मिला, तब भी टीडीएस नहीं करता। अब लोग गलती क्या करते हैं? लोग ये गलती करते हैं पूजा कि अपने सेविंग अकाउंट के ब्याज को दिखाना ही भूल जाते हैं, वो अपने रिटर्न में नहीं दिखाते। तो आप कृपया ध्यान रखिए, हाँ। उस पर टैक्स तो नहीं कटा, लेकिन हाँ। आप एआईएस पे जाइए और देखिए मेरा सेविंग अकाउंट पे कितना ब्याज मिला है। और ये गलती सैलरीड एम्प्लॉय बहुत करते हैं, बहुत गलती करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि वो अपने सेविंग अकाउंट के ब्याज जी को जी। भूल जाते हैं। वो समझते हैं टीडीएस तो कटा नहीं, तो शायद टैक्सेबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरा टैक्सेबल है। ऐसी पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज पे टीडीएस नहीं करता है, लेकिन आपको उसे इनकम में दिखाना है। अच्छा, ये तो मेरे लिए भी आई ओपनर था क्योंकि देखते नहीं है यूजली, हम जैसे प्रोफेशनल हैं, हमें सैलरी मिल रही है तो हम जाकर नहीं चेक करते सेविंग अकाउंट में कि वहाँ पर कितना इंटरेस्ट हमें आ रहा होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखना, और इससे भी, इस पर भी टीडीएस लागू होता है। तो यदि मेरी इनकम पर अगर टैक्स बनता ही नहीं है, मैं उस टैक्स स्लैब में आती ही नहीं हूँ, तो क्या मैं बैंक को लिख सकती हूँ कि टीडीएस नहीं काटा जाए? इसमें दो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, एक 15G, एक 15H। लोग इसमें भी गलती करते हैं। देखिए, 15H है वो सीनियर सिटीजन के लिए, 15G बाकी सब लोगों के लिए। 15G केवल आप तभी दे सकते हैं तब आपकी सारी इनकम 2.5 लाख से कम है, ब्याज की इनकम नहीं। लोग गलती ये करते हैं, सोचते हैं मेरी ब्याज की इनकम तो एफडीआर मान लीजिए मेरी 50 लाख रुपए की है, तो मेरा तो ब्याज कम आएगा, या 10 लाख पे तो और कम आएगा। 6% ब्याज है, 10 लाख पे 60,000 रुपए आएगा, तो मैं 15G दे देता हूँ। वो गलत डिक्लेरेशन दे देते हैं। उन्हें अपनी सारी इनकम देखनी है। अगर 2.5 लाख से कम है, आप 15G फॉर्म दे दीजिए, बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। हाँ, आप सीनियर सिटीजन है मान लीजिए, तो आपको सरकार ने एक सहूलियत दी है। सरकार ने कहा है कि आप सीनियर सिटीजन है, आपकी दूसरी इनकम भी, आपकी पेंशन भी आती है, आपको बैंक से एफडी और भी ब्याज आता है, और आपने डिडक्शंस क्लेम कर ली, और डिडक्शन क्लेम करने के बाद में आपका टैक्स निल हो जाता है उस ब्याज को इंक्लूड करके। आप तब भी दे सकते हैं बैंक को लिख के कि मेरा टैक्स लायबिलिटी निल है,
इसलिए टीडीएस ना काटा जाए। तो जो सीनियर सिटीजन नहीं है, कृपया वो ध्यान दें, आपको 15G फॉर्म तभी देना है तब आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है, अदरवाइज आपका फॉर्म इनवैलिड है, वो गलत इंफॉर्मेशन है और आप उसके लिए पेनल्टी आपको लग सकती है। चलिए, सेविंग अकाउंट की बात हो गई, प्रॉपर्टी की बात हो गई, इसके अलावा अगर आप किराए पे रह रहे हैं वहां पर भी टीडीएस लगता है काफी जगह पर, कहीं से छूट नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए सुनील जी, अगर मैं विदेश यात्रा कर रही हूँ या फिर विदेश में पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या वहां पर भी टीडीएस का कुछ नियम लगते हैं, टीडीएस अप्लाई होता है, और क्या नियम है फिर उसको लेकर? आपको भी आश्चर्य हुआ होगा पूजा कि मैं विदेश यात्रा कर रही हूँ तो मेरा टैक्स से क्या मतलब, ये तो मेरा खर्चा है, तो मेरी इनकम नहीं है, तो इस पे सरकार टैक्स कैसे लगा सकती है? सरकार हाँ। टैक्स नहीं लगा रही है, सरकार आपको ट्रैक कर रही है। आपको ध्यान होगा एक बार माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में कहा था कि हमारे यहाँ 2 करोड़ से लोग ज्यादा बाहर जाते हैं और वो टैक्स नहीं भरते। तो सरकार ने ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए एक नया प्रोविजन लेके आए, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये माननीय वित्त मंत्री जी प्रोविजन लेके आई थी। और प्रोविजन क्या था? अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हैं टूर ऑपरेटर से, अब क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश बाहर जाते हैं तो उनको तो जिम्मेवारी दे नहीं सकते थे कि वो टैक्स टीडीएस काटे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक टीडीएस है, टीसीएस है, ये टीसीएस है। तो टूर ऑपरेटर की जिम्मेवारी है कि वो 5% ओके। आपसे टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, लेकिन टूर ऑपरेटर जब देगा जब टूर पैकेज है। अगर आप खाली टिकट ले रहे हैं, एयर टिकट ले रहे हैं या खाली होटल बुक करवा रहे हैं, तो वो टीसीएस के नियम लागू नहीं होंगे। और जो दूसरा प्रोविजन आपने कहा विदेश में पढ़ाई करने वालों को, इसमें सरकार का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आपने विदेश में पैसा भेजा, देखिए हमारे यहाँ पे एक स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसको कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। उस एलआरएस स्कीम में आप $2.5 लाख तक विदेश में भेज सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोग एलआरएस में पैसा भेजा करते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी बिल्कुल। और कार्य के लिए। तो सरकार ने एक नियम लगा दिया कि अगर आप एलआरएस में रेमिटेंस कर रहे हैं 7 लाख रुपए ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट $10,000, तो आपको 5% टीसीएस काट लेगा बैंक या ऑथराइज डीलर, जो भी आपका पैसा रेमिटर कर रहा है बाहर, 5%। अब जिसमें दिक्कत क्या आई, जो बच्चे हमारे विदेश में अच्छा। पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के, तो हमने कहा जी 5% तो आपने टीसीएस काट लिया। तो सरकार ने एक छूट दी थी उसमें, वो छूट बड़ी महत्वपूर्ण है। और सरकार ने कहा था कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, देखिए आप एजुकेशन लोन लेके रेमिटेंस करेंगे तो टीसीएस का रेट 5 की जगह घट के 0.5% हो जाएगा, अदरवाइज वो 5% ही होगा। इसमें सवाल उठता है कि 5% जो टैक्स मेरा कलेक्ट हो गया उसका करेंगे क्या? वो क्या वेस्ट चला जाएगा? बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है जी, लोग भूल जाते हैं, लोग उसका क्रेडिट नहीं लेते। अगर आप पेरेंट हैं, एज ए पेरेंट आपका टीसीएस कट गया है, आप उसको अपने पैन नंबर पर कलेक्ट कर लीजिए, उसका बेनिफिट ले लीजिए, उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए, सरकार ने आपको सहूलत दी है। बिल्कुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर लोन के ज़रिए आप फीस भर रहे हैं तो फिर उसका जो दर है वो 5% से 0.5% हो जाएगा। सुनील जी, मुझे तो नहीं लगता हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा है यहाँ पर, टीडीएस को पूरी तरह से आपसे समझने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और टीडीएस पर कहाँ कहाँ उसके नियम होते हैं, हम पर किस तरह से अप्लाई होते हैं, उसके बारे में डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगर कुछ हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, अगर इससे जुड़े आपके सवाल हैं तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी ET Now स्वदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।